लॉयड अपने पिता के सामने बैठा है। कमरे का माहौल तनावपूर्ण है। दोनों साथ तो बैठे हैं, पर उनके बीच मीलों की दूरी महसूस हो रही है। लॉयड अपने पिता को देख रहा है और मन ही मन सोच रहा है। लॉयड स्वयं से, यह आदमी मुझे यहां तक खींच लाया। मुझे बस इतना पक्का करना है कि ये मेरे काम में दखल न दे। अगर इन्होंने मुझे कंस्ट्रक्शन करने से रोका, तो मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। आर्कस गंभीर आवाज में, लॉयड, मैं क्या सुन रहा हूं? अब गांव में तुमने क्या नया तमाशा खड़ा किया है? लोगों को परेशान करने का अब ये कौन सा नया तरीका निकाला है तुमने? लॉयड पहले चौंकता है, फिर खुद को संभालता है। लॉयड स्वयं से, मुझे इन लोगों के सामने बिल्कुल पहले वाले लॉयड की तरह बर्ताव करना होगा। लॉयड रुखेपन से, वह पब मालिक मेरे पास आया था, कह रहा था उसे घर चाहिए। बस मैंने बना दिया। इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? आर्कस, और उन लोगों का क्या, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि वे तुमसे कुछ नहीं बनवाना चाहते, और तुम डीडीएच गए थे कि तुम घर बनाकर ही दम लोगे? आखिर क्या साबित करना चाहते हो? लॉयड मुस्कान के साथ, अभी तो यह शुरुआत है पिताजी। बस देखते जाइए मैं आगे क्या करता हूं। आर्कस गुस्से में, लॉयड, अब तुम्हारी ये बदतमीजी बर्दाश्त के बाहर है। तुमने पहले ही सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैं अब तक चुप था, लेकिन अब और नहीं। लॉयड आत्मविश्वास से, आप फालतू की चिंता कर रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूं बहुत सोच समझ कर रहा हूं। लॉयड का चेहरा शांत है, पर उसके दिमाग में उथल पुथल मची है। लॉयड स्वयं से, लानत है, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे लगा था पहला घर बनते ही ऑर्डर्स की बार आ जाएगी, लेकिन यहां तो कोई मुझ पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। मुझे यहां से जल्द निकलना होगा। लॉयड झटके से खड़ा हो जाता है। लॉयड, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अब चलना चाहिए। जैसे ही लॉयड घूमता है, आर्कस की आवाज उसे रोक लेती है। आर्कस का लहजा अब थोड़ा नरम और भावुक है। आर्कस, रुको लॉयड, देखो, मैं समझता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। हमारी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, मुश्किलें बढ़ी हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें यह सब अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस खुद पर ध्यान दो। लॉयड ठहर जाता है। ये शब्द उसके लिए अनजाने नहीं थे। उसे अपनी पिछली जिंदगी की धुंधली यादें आने लगती हैं। उसका असली पिता साहू के रूप में उसे यही कहता था। फ्लैशबैक, साहू के पिता की आवाज, बेटा साहू, तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी फीस, सब मैं देख लूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और एक अच्छा इंसान बनो। लॉयड की आंखों में एक अजीब सी चमक और दृढ़ता आ जाती है। लॉयड स्वयं से, मैंने एक बार गलती की थी। पिछली जिंदगी में मैंने उस साथ और उस सहारे की कद्र नहीं की और सब कुछ गंवा दिया। लेकिन इस बार नहीं। इस जिंदगी में मैं फिर से वो हार नहीं दोहराऊंगा। कम से कम इस बार मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। तभी वह रुककर अपने पिता को भरोसा दिलाता है। लॉयड, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब तक मैं यहां हूं, आपको कोई भी मुसीबत अपने सिर लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लॉयड हॉलवे में चलते हुए अपने पिछले जीवन के पिता को याद करने लगता है। लॉयड मन में, काश मैंने ये बातें कुछ साल पहले अपने असली पिता से कही होती। उस समय मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें यह सब कह सकूं। मैं चाहता था कि सब कुछ ठीक कर दूं, लेकिन मैं कह नहीं पाया। पर अब मैं यह गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैंने वादा किया है कि मैं यहां सब कुछ ठीक करूंगा। वह अपने काम के बारे में सोचता है और काफी अच्छा महसूस करता है। लॉयड मन में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जब मैं उस घर के पास था, तभी मुझे सारे ऑर्डर मिले। लोग उस घर को देखकर इतने खुश थे कि उन्होंने भी वैसा ही घर बनाने को कहा। मुझे स्टाइल ए के लिए 32 ऑर्डर मिले हैं, जिसमें मुझे पूरा घर बनाना है, और स्टाइल बी के लिए 57 ऑर्डर मिले हैं, जिनमें बने हुए घरों को मॉडिफाई करना है। लॉयड मन में, मुझे उन 57 लोगों से रेनोवेशन का आधा पैसा एडवांस ले लेना चाहिए। उसी पैसे की मदद से मैं कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी सामान जुटा पाऊंगा। तभी सामने से दो अमीर जमींदार आते हैं। वे लॉयड के पास से गुजरते हैं, पर उसे देखते तक नहीं। लॉयड मन में, मैं फ्रॉन्टेरा परिवार का राजकुमार हूं। भले ही मेरा अभी कोई रुतबा ना हो, लेकिन इनका मुझे सलाम न करना मेरा अपमान है। चलो, शायद मैं अभी इस हालत में हूं कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए यह बात हजम हो रही है। वे दोनों आदमी आर्क्स के ऑफिस में घुसते हैं।
लॉयड बाहर से उनकी बातें सुनता है। पहला जमींदार, आर्कस, अब और कितना समय चाहिए? हमने तुम्हें काफी वक्त दिया था और तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। दूसरा जमींदार, हाँ, तुम्हें एक दिन का और समय दिया गया था। अब बताओ, हमारा पैसा कहाँ है? कैसे दोगे? एक बात याद रखना, अगर तुमने हमें दोबारा बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। आर्कस चुपचाप उनकी बातें सुनता है। पहला जमींदार, क्या हुआ आर्कस? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? उस समय तो तुम बड्ढी बड्ढी बातें कर रहे थे। दोनों जमींदार लॉयड के पिता बैरन पर दबाव बना रहे हैं। पहला जमींदार, चुप रहने से काम नहीं चलेगा बैरन। हमें हमारा पैसा किसी भी हाल में चाहिए। अगर जेब खाली है तो ये इतना बड़ा महल किस काम का? यहाँ का सामान बेचो और हमारा कर्जा चुकता करो। लॉयड दरवाजे के बाहर से देखते हुए, ये लोग मेरे पिता का अपमान कर रहे हैं। लॉयड पहले गुस्सा होता है, पर फिर उसके चेहरे पर एक इवल स्माइल आ जाती है। लॉयड मन में, सही समय पर सही मोहरे हाथ लगे हैं। अब मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। लॉयड अपने कमरे में आराम से बैठ जाता है। उसके सामने सिस्टम दिखाई देता है। लॉयड स्क्रीन देखते हुए, कुल 36 आरपी पॉइंट्स। वाह, ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा है। लगता है लोगों के मन में मेरे प्रति नफरत कम हुई है। पब के मालिक और उसकी मां से भी मुझे अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन इन पॉइंट्स का आखिर करना क्या है? तभी सिस्टम की स्क्रीन पर लिखा आता है, आप इन पॉइंट्स को स्किल्स सीखने के लिए खर्च कर सकते हैं। लॉयड, अरे वाह, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। सिस्टम, मुझे बताओ मैं कौन सी स्किल्स ले सकता हूं? सिस्टम स्क्रीन पर मैसेज, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कब क्या बताना है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो अपना काम खुद कर लो। लॉयड डरता हुए, अरे नहीं नहीं, गुस्सा मत हो। मैं तो बस जोश में थोड़ा ज्यादा बोल गया था। उसके लिए माफी चाहता हूं। अब जल्दी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सिस्टम लॉयड की बात मान जाता है और उसके शरीर के चारों ओर एक रोशनी घूमने लगती है। सिस्टम उसे स्कैन कर रहा है। सिस्टम की आवाज, स्कैनिंग पूरी हुई। आपके पास पहले से ही कुछ इंजीनियरिंग स्किल्स मौजूद हैं। लॉयड मन में, जाहिर है ये स्किल्स तो मेरे पिछले जीवन इंजीनियरिंग की पढ़ाई से आई हैं। लेकिन इस दुनिया के लॉयड के लिए इनका कोई वजूद नहीं था। मुझे ये सब दोबारा एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले से ही सब जानता हूं। लॉयड सिस्टम से, ये सब छोड़ दो और मुझे कोई ऐसी स्किल दिखाओ जो अभी मेरे काम आ सके। सिस्टम स्क्रीन पर दो ऑप्शंस दिखाता है। बेसिक सर्वेइंग, कीमत 15 आरपी पॉइंट्स। बेसिक डिजाइन, कीमत 20 आरपी पॉइंट्स। लॉयड, मेरे पास 36 पॉइंट्स हैं और ये दोनों स्किल्स 35 में आ जाएंगी। ठीक है, मुझे ये दोनों चाहिए। जैसे ही लॉयड कंफर्म पर क्लिक करता है, उसकी आंखों में तेज दर्द होता है। एक हरी रोशनी उसकी आंखों से निकलती है और उसके दिमाग में जानकारी का सैलाब उमद्दाक पद्धता है। लॉयड खिदहाकी के पास जाता है और बाहर देखता है। लॉयड हैरानी से, कमाल है, मैं बाहर की जमीन के एक एक हिस्से को स्कैन कर पा रहा हूं। मिट्टी के अंदर क्या है और घर की नींव कैसी होनी चाहिए, यह सब मैं बेसिक सर्वेइंग से देख सकता हूं। फिर वह कमरे के बीच में खड्डा होकर हवा में हाथ चलाता है। लॉयड मुस्कुराते हुए, और ये है बेसिक डिजाइन। अब मैं बिना पेन और पेपर के हवा में ही ब्लूप्रिंट्स तैयार कर सकता हूं। अब इन जमींदारों और इस राज्य की किस्मत मैं खुद लिखूंगा। कुछ समय बाद लॉयड बिल्कुल शांत होकर एक जगह बैठ गया। वह काफी परेशान दिख रहा था। वह सोचने लगा, मेरे पास दो नए स्किल्स तो आ गए हैं, लेकिन इनका उपयोग मैं कैसे करूंगा? अभी मेरे पास केवल जावियर है जो मेरी मदद कर रहा है। अकेला जेवियर आखिर कितनी कंस्ट्रक्शन में मदद कर पाएगा? कंस्ट्रक्शन को जल्द से जल्द करने के लिए मुझे कम से कम कंस्ट्रक्शन मशीन की जरूरत होगी। काश मैं अपनी स्किल्स की मदद से किसी कंस्ट्रक्शन मशीन को यहीं बुला पाता। तभी सिस्टम बीप करता है और कहता है, क्या आपको वाकई लगता है कि आप यहाँ किसी को जानते हैं? क्या आप किसी ऐसे को बुलाना चाहते हैं जो आपकी मदद कर सके? यदि आप इसे तुरंत करना चाहते हैं तो सिस्टम देखें। सिस्टम फिर कहता है, बिल्कुल, कुछ भी संभव है। सिस्टम के अनुसार, बेशक आपको शायद केवल आरपी पॉइंट्स खर्च करने की जरूरत है। यदि आप सही डिसीजन करते हैं तो उतने ही आरपी पॉइंट्स के बदले आपको एक साथी मिलेगा जो आपकी सहायता करेगा। लॉयड कहता है, तुम्हारे इस सिस्टम की ये बातें बहुत ज्यादा हैं।
तुम जो भी मुझे बेचने की कोशिश करते हो वह व्यर्थ है। तुम एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जिसमें तुमने मेरे सामने एक नया पार्टनर पेश किया है और अब मुझे उसे पाने के लिए कीमत चुकानी होगी। इसके बाद स्क्रीन बदल जाती है और ऊपर लिखा आता है कि आपको एक रैंडम साथी मिलेगा। यानी आपका पार्टनर पूरी तरह रैंडम होगा और स्पिन की वैल्यू हर बार अलग होगी। एक स्पिन के लिए आपके पास 50 आरपी पॉइंट्स होने चाहिए। यह सुनकर लॉयड का चेहरा उतर जाता है। वह झुंझला कर कहता है, क्या सच में मेरे पास 50 आरपी पॉइंट्स हैं? इसके बाद तो केवल एक ही बचेगा। वह कल्पना करने लगा कि वह यहाँ क्या क्या बुला सकता है। यदि मैं इसका उपयोग करूं, तो क्या यह कोई शानदार ड्रैगन, कोई राक्षस या कोई शक्तिशाली उड़ने वाला जीव हो सकता है? कोई यूनिकॉर्न जैसा मॉन्स्टर भी काम आ सकता है। यदि मैं सफल रहा, तो मैं उन सबको कंस्ट्रक्शन मशीन की तरह उपयोग करूंगा। यह सोचकर लॉयड की आंखें फिर से चमक उठीं। अब उसके सामने एक नया लक्ष्य था। उसने सोचा कि उसे अधिक से अधिक आरपी पॉइंट्स जुटाने होंगे और इसके लिए उसे अपनी इमेज सबके सामने बेहतर बनानी होगी। तभी दृश्य फिर से ऑफिस की ओर मुड़ता है। वहां वे दोनों अभी भी मौजूद थे और आर्चस के सिर पर सवार थे। उनमें से एक कहने लगा, आर्कस, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बिल्कुल धन नहीं है। तुम्हारी चुप्पी ने सब सच बता दिया है। एक अच्छा लैंडलॉर्ड होने के नाते मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूं जिसे तुम्हें मानना ही होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कई लड़कियां हैं, स्लेव्स हैं और शायद तुम्हारी पत्नी भी। अगर तुम पैसे की कमी से जूझ रहे हो, तो उन सबको मेरे पास भेज दो। मैं उन सब का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। यह सुनकर आर्कस को बहुत गुस्सा आता है। वह कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी राय बनाने की? मेरे घर की महिलाओं के बारे में इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे थोड़ा सा कर्ज लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे घर के लोगों के बारे में कुछ भी कह सकते हो। लॉयड उसी वक्त उसके पास पहुंचता है। उसके पास एक छोटा बैग है। लॉयड लैंडलॉर्ड के कंधे पर हाथ धरता है। उसे लैंडलॉर्ड डर के पीछे हट जाता है। तभी आर्कस लॉयड से कहता है, तुम यहां क्यों आए? लैंडलॉर्ड तिरस्कार से, तो तुम हो लॉयन फ्रंटेरा, जिसके बारे में लोग इतना कहते हैं। सच कहूं तो तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान लग रहे हो। तुम्हें पता भी है हम कौन हैं। तुम्हारी हैसियत हमसे बात करने की भी नहीं है। यहाँ एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है और तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बुरा होगा। लॉयड शांत खड़ा रहता है, फिर अचानक मुस्कुराता है। लॉयड ठंडे स्वर में, एक मिनट रुकिए, मुझे सजा मिलेगी, वो भी मेरे ही घर में? क्या आपको याद है कि ये मेरा घर है और यही मेरा ऑफिस भी है? बिना किसी अपॉइंटमेंट लेटर के घुसपैठिए बनकर आप लोग यहाँ आए हैं। क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है? जमींदार एक हैरानी से, अपॉइंटमेंट लेटर? ये कैसी पागलपन वाली बातें हैं? फ्रंटेरा परिवार सच में बेवकूफ है। हम इस गांव के लैंडलॉर्ड हैं। हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जमींदार दो, बिल्कुल, हम जहां चाहें जा सकते हैं। तभी लॉयड कहता है, तुमने हमारे घर में बिना परमिशन के घुसकर आर्टिकल 6 का उल्लंघन किया है। जमींदार वह हंसी के साथ, आर्टिकल 6? मैंने तो ऐसा कोई नियम नहीं देखा। लॉयड कहता, तो चलिए मैं आपको नियम बताता हूं। लॉयड ऊंची आवाज में, जेवियर, अंदर आओ और जरा इन्हें हमारे घर के कायदे समझाओ। दरवाजा खुलता है। जेवियर अपनी भारी तलवार के साथ प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, जो उसे और भी डरावना बनाता है। लॉयड के चेहरे पर उसकी ईविल स्माइल आ जाती है। लॉयड, जेवियर देखो, ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें नियमों से डर नहीं लगता। तो ऐसा करो, इनके वो हाथ काट दो जिनसे इन्होंने बिना परमिशन मेरा दरवाजा छुआ है। जेवियर बिना कुछ कहे अपनी तलवार पर हाथ रखता है। उसकी आंखों में मौत का सन्नाटा है। वह धीरे धीरे जमींदारों की तरफ बढ़ता है। जमींदार एक हकलाते हुए, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक जमींदार पर हमला नहीं कर सकते। जमींदार दो, रुको, वहीं रुक जाओ, ये कानून के खिलाफ है। हम यहां सिर्फ बात करने आए थे। लॉयड बेपरवाह होकर, सही क्या है और गलत क्या, ये फैसला अब तलवार करेगी। जेवियर, रुकना मत, इनके दोनों हाथ काट दो, उसके बाद जो होगा हम देख लेंगे। जेवियर अपनी तलवार आदि म्यान से बाहर निकालता है। तलवार की चमक जमींदारों की आंखों में खौफ भर देती है। जमींदारों की हिम्मत जवाब दे जाती है। वे घबराकर दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। जमींदार एक भागते हुए चिल्लाकर, लॉयड,
ये मत समझना कि तुम बच जाओगे। इस अपमान का बदला हम लेकर रहेंगे। जमींदार दो, हाँ, तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज जो तुमने किया है, उस पर तुम खून के आंसू रोगे। दोनों जमींदार कमरे से बाहर भाग जाते हैं और धड़ाम से दरवाजा बंद होता है। कमरे में शांति छा जाती है। लॉयड मुस्कुराते हुए, डरपोक कहीं के। जेवियर, देखा तुमने? इन्हें डराने के लिए बस तुम्हारा चेहरा ही काफी है। जावियर तलवार वापस रखते हुए, क्या सच में उनके हाथ काटने थे? मास्टर लॉयड। लॉयड शातिर अंदाज में, नहीं जेवियर, अभी नहीं। बस उन्हें उनकी औकात दिखानी थी। लॉयड के पिता की आंखों में गुस्सा है। वह कहता है, लॉयड और जेवियर, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि जिस जमींदार के खिलाफ तुम बोल रहे हो, उसका रुतबा कितना बड़ा है? उसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लॉयड आर्कस की मेज पर एक भारी थैली रखता है, जिसमें से सिक्कों की खनक सुनाई देती है। लॉयड कहता है, इस पैसे की मदद से आप आसानी से मासिक ब्याज चुका सकते हो। आर्कस हैरान होकर पूछता है, लॉयड, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? क्या तुमने गांव में घुसकर उन मासूम लोगों को लूटा है? क्या तुमने उनसे जबरदस्ती यह धन छीना है? ये बहुत गलत है। तभी जेवियर बीच में आता है और शांत स्वर में कहता है, मास्टर आर्कस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मास्टर लॉयड, उन्होंने यह सारा धन अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त किया है। उन्होंने इस पैसे को लेने से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। मैं लॉयड के साथ हूं और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि वे जो भी जिम्मेदारी उठाएंगे, उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। जेवियर की यह बात सुनते ही आर्कस के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। लॉयड सोचने लगता है, ये क्या मामला है? जेवियर ने सिर्फ एक बार बात की और मेरे पिता का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। पिताजी को मुझ पर कम और जेवियर पर ज्यादा भरोसा है। वहां से बाहर निकलने के बाद जेवियर लॉयड से पूछता है, आपको उन नियमों के बारे में कैसे पता चला? वो तो उस पुरानी किताब के अंत में लिखा था। क्या आपने उसे पढ़ा है? क्योंकि मैंने आपको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। लॉयड टालते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने यह नियम कहीं सुना था। लॉयड मन में, सच तो यह है कि मैंने यह सब उस उपन्यास में पढ़ा है। अगर यह कहानी उसी उपन्यास के अनुसार चलती रही, तो भविष्य में यह नियम आर्टिकल 6 बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस उपन्यास में लॉयड के माता पिता की आत्महत्या के बाद दो लैंडलॉर्ड उनके अंगों को बेचने की कोशिश करते हैं ताकि कर्ज वसूला जा सके। तब जेवियर ने इसी आर्टिकल 6 का हवाला देकर उन्हें रोका था और गुस्से में उन दोनों का गला काट दिया था। उसके बाद एक लंबा कोर्ट केस चला, लेकिन जेवियर बच गया क्योंकि वह नियम वाकई अस्तित्व में था। लॉयड मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, अब इस उपन्यास की कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। मुझे भविष्य की घटनाओं का पता है और मैं इसका भरपूर फायदा उठाऊंगा। लॉयड कहता है, कोई भी टाइम वो आती होगी, तभी लॉयड के सामने स्क्रीन पॉपअप होती है। लॉयड अपने सामने तैरती हुई सिस्टम स्क्रीन को देख रहा है। उसकी आंखों में एक चमक है। लॉयड मन में, आखिरकार यह मौका जिसका मुझे इंतजार था। स्क्रीन पर लिखा आता है, आपको 60 आरपी पॉइंट्स दिए गए हैं। लॉयड मुस्कुराते हुए, 61 आरपी पॉइंट्स। इस एक पल को देखने के लिए मैंने इतना लंबा इंतजार किया है। मेरा प्लान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अब समय आ गया है उसे बुलाने का।